Hi everyone. So in previous lecture we studied about ABO grouping. So next is RH grouping. Another antigen. So A और B के अलावा another antigen present होगा, that is RH antigen. So ये RH antigen similar होता है जो एंटीजन र्यूसिस मंकीज के अंदर प्रेजेंट होता है. इस वजह से जो RH एंटीजन है उसका नाम पड़ा है, र्यूसिस से पड़ा है इसका नाम RH, क्योंकि ये एंटीजन र्यूसिस मंकी के अंदर भी प्रेजेंट होता है. तो ये सरफेस है जो RBC की सरफेस है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है नियरली 80%. सो इट इज प्रेजेंट ऑन surface of RBCs in approximately 80% humans. So जिनके अंदर जिन इंडिविजुअल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है दोज इंडिविजुअल्स आर RH पॉजिटिव. आपने O पॉजिटिव और O नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में सुना होगा, ऐसे A पॉजिटिव A नेगेटिव. सो र्यूसिस एंटीजन की वजह से होते हैं. तो जिनकी सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होता है डेट इज RH पॉजिटिव. और वो इंडिविजुअल्स जिसके अंदर ये एंटीजन एब्सेंट होता है दोज इंडिविजुअल्स कैरी RH नेगेटिव ग्रुप. सो एक RH नेगेटिव पर्सन अगर उसका ब्लड एक्सपोज कर दिया जाता है RH पॉजिटिव ब्लड के साथ तो क्या होता है, RH नेगेटिव अगर RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है. इस एंटीजन के अगेंस्ट अब RH नेगेटिव एंटीबॉडी फॉर्म करेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा. सो एक स्पेशल केस RH इनकम्पैटिबिलिटी का ऑब्जर्व किया जाता है. स्पेशल केस एक ये स्पेशल इसलिए है कि इसमें लाइफ और डेथ मैटर करती है. तो अगर एक RH नेगेटिव मदर, प्रेग्नेंट मदर, उसके जो बेबी होगा वोम के अंदर, अगर उसका जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, अगर ये केस है फर्स्ट प्रेगनेंसी का, तो उसमें क्या होगा कि जो फिटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आएगा. बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा कि जो फिटस का RH पॉजिटिव ब्लड है वो मदर के RH नेगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में आने के उसके चांसेस हो जाते हैं. जिसकी वजह से अगर पॉजिटिव ब्लड एंटर करता है RH नेगेटिव मदर के अंदर तो मदर का जो RH नेगेटिव है ये क्या करेगा, एंटीबॉडी फॉर्म कर लेगा इस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट. अब एंटीबॉडी फॉर्म हो गई. अब आती है बात सेकेंड प्रेगनेंसी की. सो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होगा कि एंटीबॉडीज फॉर्म हो गई. अगर सेकेंडली फिर से बेबी जो फिटस है उसका ब्लड ग्रुप हुआ RH पॉजिटिव, तो अब ये एंटीबॉडी जो ऑलरेडी फॉर्म बन चुकी थी ये प्लेसेंटा के साथ ट्रेवल करेंगी फिटस के पास और वहाँ पे ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है फिटस को. फिटस की जो RBCs हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगी क्योंकि जो एंटीजन है RH पॉजिटिव एंटीजन वो प्लेटलेट्स के ऊपर प्रेजेंट होगा. तो अब RBCs धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगी जिसकी वजह से जो फिटस है उसके अंदर सीवियर एनीमिया हो जाएगा. और उसके अलावा जोंडिस मतलब पीलिया भी हो सकता है ड्यू टू लैक ऑफ RBCs. सो जिसकी वजह से एक फेटल कंडीशन हो जाती है. फिटस जो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम बेबी है उसके ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सो इसके लिए दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस. पर अब इसका क्योर डेवलप हो चुका है. इसका क्योर कैसे डेवलप हुआ है कि एक एंटी RH एंटीबॉडी जैसे ही फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर और जो फिटस का ब्लड है मदर के साथ कांटेक्ट में आता है तो एक एंटी RH एंटीबॉडी मदर के अंदर इंजेक्ट की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है, जिससे क्या होगा अब वो फिटस का जो RH पॉजिटिव है
इसको डिस्ट्रॉय कर देगी ताकि मदर की बॉडी अब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ही ना पाए, उसको चांस ही ना मिले एंटीबॉडी बनाने का, ताकि जो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फिटस है वो सेफली डिलीवर हो सके। सो जो anti-RH एंटीबॉडी है, इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है डेट इज रोगम। सो इट वाज द स्पेशल केस and the condition is known as erythroblastosis fetalis. So next topic is coagulation of blood. आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आपकी बॉडी पे कोई भी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हर्ट योर फिंगर और एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, तो जो वाउंड होगा, जो जख्म होता है उस टाइम पे वो कंटिन्यूसली ब्लीड नहीं करता, थोड़े टाइम बाद वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाती है। सो जो ब्लड है वो कोएगुलेशन और क्लोटिंग फॉर्म हो जाती है वहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। तो जो मैकेनिज्म है जो एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती है, तो उसके बाद वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म होता है जो ब्लीडिंग को रोक देता है एट द साइट ऑफ इंजरी। तो जो स्कम होगा वो क्लोट होगा और आल्सो नोन एज कोएगुलम। तो ये क्लोट होगा, ये फॉर्म होता है थ्रेड लाइक जो प्रोटीन्स होता है डेट इज फाइब्रिन्स, जिसके अंदर डेड और डैमेज्ड फॉर्म एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हैं, उनको ट्रैप कर लिया जाता है। तो ये फाइब्रिन क्लोट फॉर्म करता है। फाइब्रिन ये प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगा, क्लोटिंग फैक्टर्स हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। सो फाइब्रिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजन की फॉर्म में, डेट इज इनएक्टिव, ये प्रेजेंट होगा प्लाज्मा के अंदर। सो अब इस फाइब्रिनोजन को जो एंजाइम एक्टिव करके फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, डेट एंजाइम इज थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन in turn is also formed from an inactive substance prothrombin. प्रोथ्रोम्बिन से अब थ्रोम्बिन में एक्टिवेट करने की जो रिएक्शन है, इसको जो एंजाइम, इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा डेट इज थ्रोम्बोकाइनेज, जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि एंजाइम्स का एक लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस बन जाएगी, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कैस्केड। कैस्केड प्रोसेस मतलब जिसमें एंजाइम्स की हेल्प से एक कंटिन्यूसली रिएक्शन चेन फॉर्म हो रही है, जिसके अंदर कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव प्रेजेंट होते हैं, जो एंजाइम्स के कॉन्टेक्ट में आते ही एक्टिव हो जाते हैं। सो प्लेटलेट्स के अंदर जब भी इंजरी होती है, जो ट्रॉमा होगा, उसकी वजह से प्लेटलेट्स स्टिमुलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये ब्लड में कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगी जो मैकेनिज्म है क्लोटिंग की उसको एक्टिवेट करते हैं। सो एट द टाइम ऑफ इंजरी प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो मैकेनिज्म है कोएगुलेशन की उसको एक्टिवेट करेंगे। और कैल्शियम आयंस एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन क्लोटिंग फॉर्मेशन। सो दैट वाज द टॉपिक क्लोटिंग ऑफ ब्लड, और वी कैन से कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. That's all for today. Thank you.